हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पीजीआई और एसजी पीजीआई नोर सेट 2023 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने पीजीआई और एसजी पीजीआई नोर सेट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए श्री नर्सेज क्लासेज की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो ज़रूर ज्वाइन करें और इस यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, A complication of total parental nutrition is the development of cholestasis. What is this condition? एक पेशेंट है, उसको आईवी लाइन चल रही है, उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं और उस पेशेंट को कोलेस्टेसिस हो गया है। तो कोलेस्टेसिस का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है इसका? पहला ऑप्शन है एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट। ऑप्शन बी है एन अरेस्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लो पाइल एंड इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर। फोर्थ ऑप्शन है द फॉर्मेशन ऑफ गाल स्टोन। कोलेस्टेसिस का क्या मीनिंग है? फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ गाल स्टोन। तो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन कोलेलिथियासिस। तो डी ऑप्शन को अपन हटा देते हैं। ऑप्शन सी है एन इन्फ्लामेशन ऑफ द गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस। ऑप्शन बी है एन अरेस्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लो बाइल। जो बाइल का जो कलेक्शन होता है वो गाल ब्लैडर में होता है और गाल ब्लैडर से जो सीबीडी के द्वारा जो बाइल है वो ड्यूडेनम आता है। जो नॉर्मल जो फ्लो होता है उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसको अपन बोलते हैं कोलेस्टेसिस। ऑप्शन ए है एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक है, बाइल डक्ट है, जैसे कुछ जो डक्ट है वो लीवर के अंदर होती है और एक जो मेन कॉमन बाइल डक्ट होती है वो लीवर और ड्यूडेनम को कनेक्ट करती है, तो वो उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो इसके अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं कोलेंजाइटिस। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका अपन राइट आंसर हो गया अरेस्ट ऑफ द नॉर्मल ब्लड फ्लो बाइल। कोलेस्टेसिस ड्यू टू total parenteral nutrition administration is an intrahepatic process that interrupts the normal flow of bile due to the inflammation of the cholangitis. Inflammation of the gallbladder is cholecystitis. Gallstone are the formed by bile component. Second question है, a client had a colostomy done one day ago. Which of the following is an abnormal finding when assess the stoma? एक पेशेंट है, उसको कोलेस्टोमी हुआ है, नेक्स्ट डे नर्सिंग ऑफिसर उसका क्या फाइंडिंग है वो अबनॉर्मल फाइंडिंग चेक करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है माइल्ड एडिमा, सेकंड ऑप्शन है मिनिमल ब्लीडिंग, थर्ड ऑप्शन है रोज कलर, फोर्थ ऑप्शन है डार्क रेड कलर। ऑप्शन फोर्थ है डार्क रेड कलर। डार्क रेड कलर नेक्स्ट डे पेशेंट को देखते हैं तो डार्क रेड कलर अब नॉर्मल वहाँ पे ब्लीडिंग अब नॉर्मल वस्कुलर है, जो मतलब ब्लड सप्लाई हो रही है उसको इंडिकेट कर रहा है डार्क रेड कलर। तो इससे डार्क रेड कलर से पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो नॉर्मल जो वस्कुलरिटी है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। थर्ड ऑप्शन है रोज कलर। रोज़ या पिंक कलर नेक्स्ट डे पेशेंट को देखते हैं तो ये नॉर्मल कलर होता है। तो अपन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्टोमा का नॉर्मल कलर क्या होता है, तो पिंक कलर या रोज कलर दे सकते हैं और क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा हुआ है एम्स में। सेकंड ऑप्शन है इसका मिनिमल ब्लीडिंग। मिनिमल ब्लीडिंग नेक्स्ट डे हो सकता है क्योंकि उसमें यदि कहीं क्लोट हुआ हो या फिर कोई वहाँ पे स्क्रैच हो गया हो या फिर कहीं पे ब्लीडिंग ऐसे आर्टरी रप्चर हो गई हो या फिर कैपिलरीज कुछ, तो नॉर्मल यदि मिनिमल ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकती है, ड्रेसिंग चेंज करते टाइम भी हो सकती है। और ड्रेसिंग तो नहीं करते इसमें, पर बैग चेंज कर रहे हैं तो उसके कारण भी मिनिमल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और माइल्ड एडिमा तो नॉर्मल कंडीशन है क्योंकि अपन सर्जरी करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट और यूज़ करते हैं तो उसमें नॉर्मल जो इसका कोलन का जो ब्लड फ्लो है या फिर उसका जो फ्लोरा है
तो उसके इंटरप्ट होता है, वो बार बार कभी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें उसके कारण एडिमा देखने को मिलता है नेक्स्ट डे। तो इसका राइट आंसर हो गया डार्क रेड कलर। डार्क रेड कलर इज एन एबनॉर्मल फाइंडिंग व्हेन असेसिंग द स्टोमा इज इंडिकेट इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, द अदर फाइंडिंग आर नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विथ मेजर हेड ट्रॉमा इज रिसीविंग बोलस इंटरल फीडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑर्डर फॉर दिस क्लाइंट। एक पेशेंट है, इमरजेंसी में रिसीव हुआ है, उसको बोलस इंटरल फीडिंग चल रही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑफिसर का क्या रोल होएगा? मेजर इनटेक एंड आउटपुट, ऑप्शन बी चेक एल्ब्यूमिन लेवल, ऑप्शन सी मॉनिटर ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन डी इंक्रीज इंटरल फीडिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेजर इनटेक एंड आउटपुट। तो बोलस इंटरल फीडिंग का पेशेंट चल रहा है, उसको बोलस दिया जा रहा है। बोलस का मतलब होता है एक साथ, जैसे 1 आवर में 1000 ml उसको बोलस फीडिंग दे दी। तो इस पेशेंट को सबसे ज़्यादा नर्सिंग रोल होता है इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटर करना। ऑप्शन बी है चेक एल्ब्यूमिन लेवल। बोलस इंटरल फीडिंग में ज़्यादा इतना रोल नहीं होता एल्ब्यूमिन का, भाई इसका एल्ब्यूमिन चेक करना चाहिए, इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता, तो वो ये कोई कंपलसरी नहीं है। मॉनिटर ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल अपन चेक करते हैं, पर ग्लूकोज लेवल मैक्सिमम ग्लूकोज अपन उस ध्यान देते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन में। यदि टीपीएन चल रहा है पेशेंट का, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तब उसको नर्सिंग ऑफिसर की प्रायोरिटी होती है कि उसको ग्लूकोज चेक करें, क्योंकि उसके अंदर कंसनट्रेशन ग्लूकोज की ज़्यादा होती है, तो उसमें बार बार ग्लूकोज चेक करवाते हैं 4 आवरली या 6 आवरली। तो बोलस इंटरल फीडिंग में इतना ज़्यादा इसका रोल होता नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का इनपुट आउटपुट चेक करना। इंक्रीज इंटरल फीडिंग, इंक्रीज इंटरल फीडिंग नर्सिंग ऑफिसर अपने हिसाब से इसको फीडिंग कम कर दें या ज़्यादा कर दे, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से करता है, अपने नर्सिंग ऑफिसर खुद नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो गया मेजर इनटेक एंड आउटपुट। तो पेशेंट का बोलस फीडिंग दे रहे हैं तो उसका इनपुट और आउटपुट इक्वल होना चाहिए, इसलिए इनपुट आउटपुट मॉनिटर करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेजर इनटेक एंड आउटपुट विच शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। इंटरल फीडिंग आर दी हाइपरओस्मोटिक एजेंट पुलिंग फ्लूइड फ्रॉम सेल इनटू वस्कुलर बेड। इनपुट आउटपुट इसलिए ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं क्योंकि यदि हम हाइपर ओस्मोलर उसको फीडिंग दे दी, तो हाइपर ओस्मोलर क्या करता है, सेल के अंदर वाला जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है उसको ब्लड वेसल्स में ले आता है या फिर वस्कुलर सिस्टम में ले आता है, तो सेल क्या श्रिंक हो जाती है और इन आउटपुट है वो बढ़ जाता है, इसलिए इनपुट आउटपुट ज़्यादा प्रेफर करते हैं बोलस फीडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हैज़ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन ए प्लेस following abdomen surgery, the purpose of this tube immediately following surgery is। ए पेशेंट है एब्डोमिनल सर्जरी का, तो उसमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है, तो उसका इमीडिएटली उसका क्या पर्पज़ है एब्डोमिनल सर्जरी में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंप्लीफाई मेडिकेशन एडमिनिस्टर, कि पेशेंट है उसको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाते हैं। ऑप्शन सेकंड है मेजर एक्यूरेट इनपुट एंड आउटपुट, पेशेंट का इनपुट आउटपुट चेक करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड गैस, पेशेंट के एब्डोमेन में या फिर इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड है या गैस है एक्यूमुलेशन हो जाती है, उससे बचाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, कि सैंपल या बायोप्सी लेने के लिए। तो इसका राइट आंसर है प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड गैस। पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में मेडिकेशन भी देते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से, यदि पेशेंट अनपी हो और उसको कोई टेबलेट देनी हो ओरल, तो भी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से देते हैं। पर इमीडिएटली यदि एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाते हैं तो ये पर्पज़ नहीं है इसका मेडिकेशन वाला। मेजर एक्यूरेट इनपुट एंड आउटपुट, और इनपुट आउटपुट तो बिल्कुल ही मेजर नहीं कर सकते नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड गैस, इसमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का सक्शन करके जो एब्डोमिनल कैविटी में जो गैस है फ्लूइड है या फिर उसको रिमूव करने के लिए, या फिर एसिड है स्टोमक का तो वो निकालने के लिए, या फिर ज़्यादा पर्पज़ होता है इसका गैस को रिमूव करने के लिए।
Immediately post op abdomen surgery, the nasogastric tube keep the stomach decompressed to prevent surgical site disruption and fluid loss through vomiting. Next question है प्रेशर अल्सर यूजुअली अकर। प्रेशर अल्सर है वो यूजुअली किसके कारण होता है? जैसे एक ओल्ड पेशेंट है उसको प्रेशर अल्सर हो गया है तो मैक्सिमम ओल्ड एज में देखने को मिलता है, या फिर कोई बेड रिडन पेशेंट है उसमें देखने को मिलता है। तो वो प्रेशर अल्सर किस लिए हो जाता है, मतलब बेड रिडन पेशेंट को यदि अल्सर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? ऑप्शन ए है व्हेन क्लाइंट आर लेफ्ट इन वन पोजीशन इन बेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड ऑप्शन है व्हेन क्लाइंट आर अंडरवेट। थर्ड ऑप्शन है व्हेन क्लाइंट आर ओवरवेट। फोर्थ ऑप्शन है ओनली इन अंडरवेट एंड ओवरवेट क्लाइंट। ऑप्शन बी और सी है कि पेशेंट यदि अंडरवेट में है तो उसके चांसेस ज़्यादा है। ऑप्शन सी है पेशेंट एक ओवरवेट का है तो उसके चांसेस ज़्यादा है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि सिर्फ कम वेट वाला या फिर ज़्यादा वेट वाला ही प्रेशर अल्सर हो सकता है। तो ये तीनों ही गलत ऑप्शन है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर व्हेन क्लाइंट आर लेफ्ट इन वन पोजीशन फॉर बेड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये पेशेंट है AICU में जैसे 1 मंथ से कंटिन्यू हो, एडमिट हो या फिर कंटिन्यू बेड पे पड़ा हो, उसको कोई मेजर कोई ट्रॉमा हो गई हो, तो उस पेशेंट में ज़्यादा अपन प्रेशर अल्सर देखने को मिलता है। तो प्रेशर अल्सर वाले पेशेंट है उसमें टू ओवरली पोजीशन चेंज करते हैं। टू ओवरली पोजीशन चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है एम्स में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और प्रेशर अल्सर को चेक करने का जो स्केल होता है ब्रेडन स्केल वो यूज़ करते हैं। उसमें आप डेप्थ देखते हैं कि कहाँ तक अल्सर हुआ है। जैसे रेडनेस हुआ हो तो वो फर्स्ट डिग्री में काउंट करते हैं। यदि रेडनेस और स्किन वो जो इंटरप्ट हो गई है जैसे डर्मिस एपिडर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू तो वो सेकंड डिग्री में काउंट करते हैं। और उसके साथ में यदि मसल्स भी हो गया है, मसल्स या टेंडन किसी भी प्रकार का जो फैट वो सब डिस्टर्ब हो गई है तो वो थर्ड डिग्री में काउंट करते हैं। और उसके बाद में यदि बोन दिख रही है पेशेंट को, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है निमांस में, PGI में, एम्स में, कि एक पेशेंट है उसका बोन दिख रही है और वो कौन सी डिग्री का प्रेशर अल्सर रहेगा, तो वो फोर्थ डिग्री में काउंट करते हैं। प्रेशर अल्सर यूजुअली अकर और बोनी प्रोमिनेंस एंड आर कॉज्ड बाय डिक्रीज सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन भी निमांस में आया हुआ है कि जो प्रेशर अल्सर होता है बोनी प्रोमिनेंस पे, जो प्रेशर अल्सर होता है वो हो तो रहा है लंबे टाइम तक पेशेंट एक पोजीशन में रहा है तो उसमें वो प्रेशर अल्सर हो गया, पर वो होता क्यों है वो? तो उसमें वहाँ पे क्या है, जो साइट है वो कंप्रेशन होने के कारण वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं होता, तो उसके कारण धीरे धीरे वो टिश्यू है वो खराब हो जाते हैं। द क्लाइंट हु इज लेफ्ट इन वन पोजीशन बेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मोर प्रोन टू डिक्रीज सर्कुलेशन टू एन एरिया ऑफ द बॉडी एंड टू एक्वायर एन प्रेशर अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट विथ ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब बिगेन वोमिटिंग, व्हाट एक्शन शुड द नर्स। एक पेशेंट है उसको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है वो वोमिटिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो नर्सिंग एक्शन क्या होएगा? रीटेप द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो नेसोगैस्ट्रिक जो ट्यूब लगी हुई है नोज पे उसको वो टेप हटा के दूसरी टेप लगा देगी। सेकंड ऑप्शन है क्लैंप द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है उसको क्लैंप कर देंगे। थर्ड है रिमूव द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। और ऑप्शन फोर्थ है चेक द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है रीटेप द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। पेशेंट को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है और उसको वोमिटिंग हो रही है तो टेप चेंज करने से वोमिटिंग बिल्कुल नहीं रुकने वाली, तो ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी है क्लैंप द ट्यूब। पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो उसको तो बिल्कुल ही क्लैंप नहीं करेंगे, क्लैंप करने से और ज़्यादा उसको वोमिटिंग होने के चांसेस होंगे। रिमूव द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही गलत ऑप्शन है। ऑप्शन फोर्थ है चेक द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट, ये इसका राइट आंसर है। हम प्लेसमेंट इसलिए चेक करेंगे कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो स्टोमक में है या नहीं है, कहीं ब्लिंक तो नहीं हो गई, कहीं क्लैंप तो नहीं हो गई, कहीं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गया, तो वो अपन चेक करके उसको इरिगेशन करेंगे। तो राइट आंसर हो गया चेक द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट। फॉर ए क्लाइंट विथ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब हु बिगिन वोमिटिंग द नर्स शुड चेक द ट्यूब प्लेसमेंट बिकॉज इट
माइट बी डिस्प्लेस्ड, यही कहीं वो डिस्प्लेस्ड नहीं हो गई है किसी दूसरे अंदर इंटेस्टाइन में, कहीं वहाँ जाके देयर बाय लीडिंग टू वोमिटिंग, द रिस्पॉन्स नॉट एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट हैज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू सी विच अल्ट्रेशन इन द क्लाइंट डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का पेशेंट है, वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, तो नर्स उसमें क्या डाइट है वो एक्सपेक्ट करेगी, क्या उसको प्रोवाइड करेगी या फिर क्या उसको बताएगी। रिड्यूस कैलोरी एंड रिड्यूस फैट, कैफीन एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन, डिक्रीज प्रोटीन एंड इंक्रीज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ ऑप्शन है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एंड रिड्यूस कैलोरी। रिड्यूस कैलोरी एंड रिड्यूस फैट, कैलोरी को कम नहीं करना, कैलोरी 500 कैलोरी प्रेगनेंसी में बढ़ा देते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी है कैफीन एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन। कैफीन बिल्कुल उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कैफीन रिस्ट्रिक्ट इसलिए करेंगे, कैफीन से प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिटस में भी वो अबनॉर्मलिटी करता है। और सोडियम रिस्ट्रिक्शन इसलिए करेंगे कि सोडियम का वाटर और उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो इसमें वैसे पहले ही पेशेंट है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का है, तो सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि ज़्यादा सोडियम नहीं ले, नहीं तो फिर वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है और उसको और ज़्यादा वो सीवियर कर देगा, वरिष्ठ कर देगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। थर्ड इसका है डिक्रीज प्रोटीन एंड इंक्रीज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। इसमें प्रोटीन कम नहीं करेंगे, प्रोटीन इसमें ज़्यादा देते हैं और कार्बोहाइड्रेट है वो भी नॉर्मल रखते हैं। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एंड रिड्यूस कैलोरी, ये भी एकदम बिल्कुल खोटा जवाब है। ऑप्शन डी है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं अपन, पर इतना भी वो बिल्कुल एकदम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, और कैलोरी है उसको रिड्यूस नहीं करते, कैलोरी को बढ़ाते हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो गया बी। कैफीन माइट इंक्रीज हार्ट रेट that already stressed due to pregnancy. Sodium can cause fluid retention. Both might need to be restricted. The other choice are incorrect because calorie, fat and protein are not usually decreased due to the risk for nutrition deficient. Next question है, when suctioning a client, what is the usual amount of time the nurse should spend each suction time? पेशेंट का सक्शनिंग कर रहे हैं तो यूजुअली उसका टाइमिंग कितना होना चाहिए? 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है 10 सेकेंड। 2 सेकेंड है वो बहुत ही कम टाइम है, और 20 और 30 जो सेकेंड वाला जो टाइम है उसमें हाइपोक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। 10 सेकेंड इज द यूजुअल अमाउंट ऑफ टाइम द नर्स शुड स्पेंड फॉर ईच सक्शनिंग टाइम। 2 seconds is not enough to remove secretion. The remaining choice are to be long. Long lead to be hypoxia and tissue trauma. यदि 20 सेकेंड या 30 सेकेंड तक अपन कंटिन्यू उसका नेगेटिव प्रेशर सक्शन करते हैं तो पेशेंट हाइपोक्सिया में जा सकता है और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिटर एक्सीडेंटली नॉक ओवर ए प्लास्टिक प्लूरल ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट टू द क्लाइंट एंड क्रैक। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? एक पेशेंट है, उसका रिलेटिव आया है, तो उसने क्या करा, प्लास्टिक प्लूरल ड्रेनेज की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्रैक कर दिया, उसको तोड़ दिया। तो नर्सिंग फर्स्ट एक्शन क्या होएगा? ऑब्जर्व द क्लाइंट रिस्पॉन्स, नोटिफाई द फिजिशियन, चेंज द ड्रेनेज सिस्टम, ऑब्जर्व फॉर लीक। तो पहला ऑप्शन है ऑब्जर्व द क्लाइंट रिस्पॉन्स। क्लाइंट रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करेगी। पेशेंट का जो नेगेटिव सिस्टम वाला जो प्लूरल ड्रेनेज सिस्टम था वो टूट गया, तो नर्स उसका क्लाइंट रिस्पॉन्स देखेगी या फिर उसको ठीक करेगी। तो ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। सेकंड ऑप्शन है नोटिफाई द फिजिशियन। फिजिशियन को नोटिफाई कर देंगे, पर पहले उसको या तो ड्रेनेज को ब्लॉक करेंगे या फिर उसको चेंज करेंगे, उसके बाद में डॉक्टर को नोटिफाई करते हैं। तो ये भी बिल्कुल खोटा जवाब है। ऑप्शन सी है चेंज द ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ड्रेनेज सिस्टम को चेंज करना। उसको पहले क्लेम करो, क्लेम करके तुरंत उस ड्रेनेज सिस्टम को चेक कर दो। ऑब्जर्व फॉर लीकेज। पेशेंट वो जो कनेक्टेड है वो क्रैक हो गया, टूट गया, तो उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है।
तो इमीडिएटली नर्सिंग एक्शन होएगा उसको चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेग रिफ्लेक्स टेस्ट असेस विच क्रेनियल नर्व है। कौन सी क्रेनियल नर्व है जो जिसको चेक करेंगे गेग रिफ्लेक्स टेस्ट असेस कर सकते हैं अपन। 9th और 10th, 5 और 7, 9 और 12, 5 और 10। तो 9 और 10 है जो अपन गेगिंग रिफ्लेक्स टेस्ट को इंडिकेट करती है, जो ग्लोसोफेरिंजियल है और वैसो और वेगस नर्व है। तो ये इसको अपन चेक करके गेग रिफ्लेक्स असेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी है 5th और 7th। 5th करेनियल नर्व है, ट्राइजेमिनल करेनियल नर्व है, तो जिससे अपन फेशियल सेंसेशन चेक करते हैं। और 7th है फेशियल नर्व है, तो उसमें फेशियल एक्सप्रेशन, तो फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल सेंसेशन चेक करने के लिए 5th और 7th करेनियल नर्व अपन देखते हैं। और 9th और 12th, 9th गेग रिफ्लेक्स लिए देखते हैं, लेकिन जो 12th वाली है वो टंग में सप्लाई करती है, सेंसेशन करती है और मोटर रिस्पॉन्स करती है। तो ये भी बिल्कुल खोटा जवाब है। ऑप्शन डी है 5th और 10th। तो 5th अपनी ट्राइजेमिनल है वो कि फेशियल एक्सप्रेशन और सेंसेशन में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ एन एलिवेटेड यूरिन ऑस्मोलरिटी, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर। एक पेशेंट है उसकी यूरिन ऑस्मोलरिटी है वो एलिवेटेड है, उसकी यूरिन ऑस्मोलरिटी वो बढ़ गई है, तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी? फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। तो यूरिन की ऑस्मोलरिटी है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होते हैं तो यूरिन की ऑस्मोलरिटी कम होती है। कम इसलिए होती है कि जो फ्लूइड है उसमें जो न्यूट्रिशन है या फिर उसमें जो भी यूरिया है, क्रिएटिनिन है, उसकी सांद्रता है वो कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी है वो कम हो जाती है। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया ये यूरिन ऑस्मोलरिटी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। और फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएट, ए पेशेंट है उसका फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएट हो गया तो उसकी यूरिन ऑस्मोलरिटी उसकी एकदम कंसनट्रेट हो जाती है, उसकी यूरिन ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होएगा डी। फॉर ए क्लाइंट विथ एलिवेटेड यूरिन ऑस्मोलरिटी द नर्स शुड असेस विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएट। थैंक यू।